डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान में रजीम चेंज हो गया। आयतुल्ला खामनाई के जाने और मुश्तबा खामनाई के आने से कैसे? यहाँ आती है एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग दरअसल मुश्तबा खामनाई और डोनाल्ड ट्रंप की एक मुश्तरका पेशकश थी, एक ज्वाइंट प्रोडक्शन थी। जी हाँ, तारीख ये बताती है कि इक़्तिदार बड़ी ज़ालिम चीज़ है, ये बहुत कुछ करवा देता है। जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान में रजीम चेंज हो गया तो आयतुल्ला खामनाई ही नहीं बल्कि उनके तमाम करीबी हॉटलाइनर साथी अली लारिजानी, इस्माइल खतीब, गुलाम रज़ा सलेमानी और अली शमखानी समेत कोई भी ना रहा। और अब हो रही हैं सुलह की बातें, मुज़ाकरात की बातें। हालांकि ये तो अमेरिका की प्रैक्टिस ही नहीं है, रवायत ही नहीं है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है क्या? आइए आपको इस व्लॉग में बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने व्लॉग के साथ और आपके लिए लेकर आया हूं एक बड़ी ही तहलका खेज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। हमारे यहाँ चलती हैं ये साजिशी थ्योरियाँ, अगरचा इसमें बहुत सारे हमारे पास सबूत मौजूद नहीं होते। हम में ये भी बहुत सारे कहते हैं कि इसमें कुछ हकीकत भी नहीं होती, लेकिन कुछ वाक़याती शहादतें ज़रूर ऐसी होती हैं जो इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को साबित कर रही होती हैं, जो उनकी तरफ इशारा कर रही होती हैं। आपने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी अभी ताज़ा तरीन, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की। उनकी बातों में बड़े तज़ादात थे। अगर आप उन पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि उनके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक यू टर्न भी है और एक नहीं कई यू टर्न हैं, आप उस पर गौर करें। सबसे पहले यही देखिए, उन्होंने कहा कि ईरान में रजीम चेंज हो गया। आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर रजीम चेंज हो गया अगर बाप की जगह पर बेटा आ गया? आप तो वहाँ पर पहलवी ख़ानदान को लाना चाहते थे, उसके लिए वहाँ पर मुजाहरे करवाए जा रहे थे, उन मुजाहरों में इसराइल के झंडे लहराए जा रहे थे, वो तो नहीं आ सके। रजीम चेंज तो आप नहीं कर सके, और रजीम चेंज तो तब होगा जब वहाँ की पॉलिसीज़ बदल जाएंगी, ईरान बदल जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान बदल गया है तो कैसे बदला है, किस तरह बदला है, इस पर ज़रा गौर कीजिए। और अब हो रही हैं सुलह की बातें, मुज़ाकरात की बातें। ये बातें हो रही हैं कि आप नाए हुर्मस के ऊपर उनको कोई तेल और गैस के हवाले से बड़ा तोहफ़ा मिल चुका है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब एक फेस सेविंग दरकार है दोनों फरीकों को, क्योंकि बहुत सारे मुश्तरका मकासद जो थे वो हासिल किए जा चुके हैं। इजराइल भी इसके ऊपर खुश है, मुतमईन है, अमेरिका के साथ है। हालांकि उसको तो खुश मुतमईन नहीं होना चाहिए जब तक ये सूरत हाल वहाँ पर एक आप ये कहें कि मौलवियों का तसल्लुत जब तक रहता है, लेकिन वो इसके बावजूद खुश है, मुतमईन है, तो क्यों है? यहाँ पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ईरान इस चीज़ पर रजामंद हो गया है कि वो अपना एटमी प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ाएगा, वो कभी भी एटमी और जौहरी हथियार जो है वो नहीं बनाएगा। तो मुझे यहाँ पर यह भी निशानदेही करनी है कि ये बात तो आयतुल्ला खामनाई भी कर रहे थे जब ओमान की सालिसी में मुज़ाकरात हो रहे थे। इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान को, तुर्किया को, मिस्र को भी शामिल किया गया था, लेकिन ईरान ने उनको बाहर निकाल दिया था और ये बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे थे जब ये हमला किया गया। तो ये चीज़ कोई नई नहीं है, ईरान इस पर रजामंद हो चुका था और इसका इंकशाफ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म सेनेट में कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने न सिर्फ ईरान को रजामंद कर लिया था कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, बल्कि इसके साथ साथ अमेरिका को भी राज़ी कर लिया था। मार्को रूबियो से इसहाक डार की जो बातचीत हुई थी उसमें ईरान के लिए पुरअमन मकासद के लिए कम अज़ कम जो यूरेनियम की अफसूदगी है उसके ऊपर इत्तफाक राय हो गया था। यानी चीज़ें वहीं पर हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ सिवाय इसके कि कुछ लोग मारे गए हैं, कुछ चले गए हैं और उनकी जगह पर कुछ नए लोग आ गए हैं। अब ये कौन लोग हैं जो चले गए हैं? एक तो आयतुल्ला खामनाई ही हैं जो तवील अरसे से ईरान के ऊपर बरसरे इक़्तिदार थे। जब हम आयतुल्ला ख़मीनी की बात करते हैं तो ख़मीनी मरहूम के बाद जो इक़्तिदार इनके पास आया तो वो सुप्रीम लीडर चले आ रहे थे। अगरचा शिया मसलक में, शिया मज़हब में वरासत नहीं चलती और हज़रत अमीर मुआविया के साथ इनका इख्तलाफ भी यही था कि यजीद को आपने इक़्तिदार किस तरह सौंप दिया। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस बुनियादी असूल को नज़रअंदाज करते हुए मुश्तबा खामनाई जो हैं ईरान के सुप्रीम लीडर बन जाते हैं। इससे पहले आयतुल्ला खामनाई जो कि उनके वालिद हैं वो शहीद हो जाते हैं। उनके साथ 40 हार्ड लाइनर्स पहले ही हल्ले में, पहले ही वार में, पहले ही हमले में
उनको भी मार दिया जाता है। ऐसी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, कौन कहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर हमले होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है, साजिशी थ्योरी इसकी तरफ भी इशारा करती है। ये रजीम चेंज किस तरह होता है, आप ये देखिए कि अली लारीजानी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जंग के डिफेक्टो लीडर थे, वो भी बाद में मार दिए जाते हैं, जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी रह चुके हैं, जो कि पार्लियामेंट के साबिक स्पीकर हैं, जो कि खामनाई के बहुत ही करीब समझे जाते थे, आयतुल्ला खामनाई के, वो मार दिए जाते हैं। सिर्फ वही नहीं, उसके साथ साथ इस्माइल खतीब जो है, उनकी हलाकत, उनकी शहादत, जो कि इंटेलिजेंस के वज़ीर थे, वो भी जो है ख़त्म कर दिए जाते हैं। इसके बाद आप आते चले जाएं, मेरे पास एक लंबी लिस्ट मौजूद है जो कि 40 के करीब नाम है, लेकिन एक नाम वहाँ पर मैं ख़ास तौर पे लेना चाहूँगा जो अली शमखानी का है। अली शमखानी जो है वो जौहरी पॉलिसियों के हवाले से आयतुल्ला खामनाई के बहुत ही करीब समझे जाते थे, और आप ये समझें कि जौहरी पॉलिसियों के हवाले से जो कलीदी किरदार अदा करते थे वो अली शमखानी ही थे। अगर मैं बहुत ज़्यादा लंबे नामों में ना जाऊं तो यहाँ पर एक नाम और है जिसको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ग़ुलाम रज़ा सुलेमानी का है, जो कि IRGC, जो कि एक रज़ाकार फोर्स है। और ईरान के अंदर जब हम देखते हैं कि मुजाहिरों को कंट्रोल करने के लिए या सिक्योरिटी के इश्यूज़ के हवाले से बहुत ही, आप ये समझें कि बड़े बेरहमाना अंदाज से, बड़े मौसर तरीके से उनको कुचलती है, वो बंदा भी मार दिया जाता है। अब ये देखिए कि जौहरी पॉलिसी हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, डिफेक्टो लीडर हो जो जंग का, वो सारे के सारे मार दिए जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता, और उनके मारे जाने के बाद सुलह की बातें शुरू हो जाती हैं। हालांकि यहाँ पर जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो आगे बढ़ती है और ये कहती है कि अमेरिका का ये तरीक़ाकार नहीं है। आप अफ़गानिस्तान में देखें किस हद तक वो गए, आप इराक़ में उनकी कार्रवाइयों को देखें, आप लिबिया में उनकी कार्रवाइयों को देखें, पूरे के पूरे ख़ानदान और पूरे के पूरे लोग मार कर भी जो है वो चैन से नहीं बैठते, साला साल वो अपनी कार्रवाइयों को जारी रखते हैं। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब जो लोग आए हैं वो मुआहिदा करना चाहते हैं, वो समझदार लोग हैं, वो पुरानी क़यादत जो है वो नहीं रही, रजीम चेंज हो गया। तो यहाँ पर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है मज़ीद मजबूत हो जाती है डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद, क्योंकि वो बड़बोले हैं, उनको बात करने की आदत है, वो मुंह से कुछ ना कुछ बोल जाते हैं और उससे क़यास आराइयाँ और उसकी बुनियाद पर तुक्के लगने, और बाज़ का ये तुक्के बड़े जेन्युइन होते हैं, आप ज़रा गौर करें इसके ऊपर, वो जो सारी की सारी साजिशी थ्योरियाँ हैं वो शुरू हो जाती हैं। और इसी साजिशी थ्योरी में जो अगली दलील दी जाती है वो ये है, और ब्लूमबर्ग की ये स्टोरी है जिसमें ये कहा गया है कि मुश्तबा खामनाई, जिनके असासे अमेरिका और यूरोप में कई अरब डॉलर के हैं, उनकी जायदादों के हवाले से एक तवील फहरिस्त है जो कि पेश की जाती है। और ये भी कहा जाता है कि हर वो बंदा जिसकी अमेरिका और यूरोप में इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी है, वहाँ पर उसके एसेट्स हैं, वो कभी भी अमेरिका और यूरोप के ख़िलाफ़ हार्ड लाइनर नहीं हो सकता, वो उनके ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकता, क्योंकि ये एक मकासद है ना आपके, अगर एसेट्स हैं वहाँ पर, अगर आपके मफादात हैं वहाँ पर, अगर आपका फ्यूचर है वहाँ पर, तो आप किस तरह लड़ेंगे उनके ख़िलाफ़, उस तरह जिस तरह की कोई एक मुजाहिद लड़ सकता है जिसका कुछ भी दाव पर ना लगा हुआ हो। यहाँ पर तो फिर बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है। ये भी साजिशी थ्योरी का एक हिस्सा है। मैं इस साजिशी थ्योरी को स्टडी कर रहा हूँ डिटेल के साथ, और जो इसके अगले पहलू सामने आ रहे हैं वो भी ज़बरदस्त हैं कि ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग से अमेरिका को क्या फ़ायदा होता है। ईरान जो है खलीजी ममालिक, मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, UAE की बात कर रहा हूँ, बहरीन की बात कर रहा हूँ, कतर की बात कर रहा हूँ, इन तमाम के ऊपर हमले करता है। इसके बावजूद कि सऊदी अरब पहले ही मरहले में पाकिस्तान के ज़रिए बाकायदा तौर पर गारंटी दे देता है, ज़मानत दे देता है कि उसकी सरजमीन ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन ईरान की तरफ से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि जनाब यहाँ से त्यारे उड़े, इनकी फ्यूलिंग की गई। इस किस्म की बातें करने के बाद सऊदी अरब पर भी हमले होते हैं, ख़ासतौर पर दुबई के ऊपर। जिस तरह दुबई की मार्केट को, दुबई की क्रेडिबिलिटी को, और दुबई जिस तरह इन्वेस्टमेंट का मरकज़ है उसको तबाह किया जाता है, वो एक बड़ी ही अलार्मिंग किस्म की चीज़ है। इन तमाम चीज़ों के नतीजे में ये तमाम रियासतें, मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, UAE की बात कर रहा हूँ, कतर की बात कर रहा हूँ, बहरीन की बात कर रहा हूँ, कुवैत की बात कर रहा हूँ, ये तमाम के तमाम क्या करते हैं, ये सोचते हैं
उस सोच की तरफ बढ़ते हैं कि हमें अमेरिका पर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करना है अपनी सिक्योरिटी के लिए। फिर उसके साथ ही अगली सोच ये भी आती है, अब ज़रा सोचते जाइएगा, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है इंटरनेशनल मीडिया में किस तरह आगे बढ़ रही है। फिर वो सोचते हैं कि जनाब अमेरिका तो बजाय हमें सिक्योरिटी देने के, वो तो हमारे लिए ख़तरात का बायस बन गया। हम पर तो जो हमले हो रहे हैं अमेरिका के अड्डों की वजह से हो रहे हैं। यहाँ पर एक नई सोच पैदा होती है कि सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र और पाकिस्तान, ये 4 जो ममालिक हैं और इनमें मज़ीद भी शामिल हो सकते हैं, नेटो की तरह का एक इत्तेहाद बना लें। जिस किस्म का पाकिस्तान और सऊदी अरब का है, इसमें तुर्किया और मिस्र भी शामिल हो जाएं और इसके बाद बाकी ममालिक भी, यानी अमेरिका की डिपेंडेंसी से बाहर निकल आएँ। जैसे ही ये सोच, जैसे ही ये थ्योरी, जैसे ही ये फ़िलासफ़ी सामने आती है, अमेरिका कहता है कि हम सुलह की तरफ जा रहे हैं, मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। यानी कि आप देखें कि ईरान के हमलों से वो मकसद ये हासिल करना चाहते हैं कि अमेरिका के ऊपर इन्हिसार रहे, डिपेंडेंसी रहे। वो ये हरगिज़ नहीं चाहते कि ये हमसे अलग होकर कोई इत्तेहाद बना लें। जैसे ही ये सोच आती है, वो हमले रोकने की तरफ चले जाते हैं, सुलह की बातें करने लगते हैं, मुज़ाकरात की बातें करने लगते हैं। क्योंकि अगर अमेरिका पर डिपेंडेंसी ख़त्म होगी तो फिर अमेरिका के शायद फ़ौजी अड्डे भी वहाँ पर मौजूद ना रहें। फिर उसके बाद जो आप सऊदी अरब की तरफ से, कतर की तरफ से बड़ी बड़ी हज़ारों अरब डॉलर की, 1,000 अरब डॉलर, 1400 अरब डॉलर, इतनी बड़ी बड़ी जो सरमायाकारी अमेरिका में की जा रही है, उसके मकासद भी ख़त्म होकर रह जाएंगे। क्योंकि अमेरिका को फिर खुश करने की ज़रूरत क्या है? अगर आप ख़ुद पे अपने ऊपर इन्हिसार करने लगते हैं, आपके साथ ऐसे ममालिक मिल जाते हैं और तमाम मिलकर एक हिसार बना लेते हैं इसराइल के गिर्द, तो फिर आपको वो ज़रूरत नहीं रह जाती। तो जैसे ही अमेरिका को ये ख़तरा महसूस होता है, वो अपने हमले रोकने और सफारतकारी की तरफ वापस आने और ईरान की क़यादत के समझदार होने और वहाँ पर रजीम चेंज होने और इसके साथ साथ कि जनाब वहाँ पर एटमी प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, उसकी बातें शुरू कर देता है। एक यू टर्न आता है और यकीनी तौर पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि पाकिस्तान जो है इसमें क्या किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान का बुनियादी मकसद ये है कि जंग रुकनी चाहिए। ये जंग जो है हमारी मईशत के लिए तबाहकुन है, ये खलीज के लिए तबाहकुन है। ये आप सऊदी अरब और यूएई के शहरों के ऊपर अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ जद्दा, रियाज, दमाम जो हैं वो तबाह होंगे, नहीं, उसके साथ साथ अगर आप ये कहते हैं कि शारजा तबाह होगा, दुबई तबाह होगा, तो उसके साथ पाकिस्तानी तबाह होंगे, पाकिस्तान की मईशत तबाह होगी, पाकिस्तान को आने वाली रेमिटेंसेस जो हैं वो तबाह होंगी। पाकिस्तान बड़े एक नेक मकसद के साथ इसमें दाखिल होता है और वो इस जंग को ख़त्म कराने की कोशिश करता है और ये कोशिशें अभी जारी हैं। मेरी दुआ है ये कोशिशें कामयाब हों, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कामयाब हों, फील्ड मार्शल कामयाब हों, इसके पीछे जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं वो अपनी जगह पर मौजूद रहें, चलती रहें। लेकिन हमारा मकसद ये है, हम नेक नियति के साथ अमन चाहते हैं। हमारा ताल्लुक़ ईरान के साथ भी अच्छा है, हमारा ताल्लुक़ खलीजी ममालिक सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरैन, तो इन तमाम के साथ भी बहुत अच्छा है। हम अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुक़ात चाहते हैं, पुरअमन चाहते हैं, बातचीत को के ज़रिए और मुज़ाकरात के ज़रिए चीज़ों को हल करना चाहते हैं। तो ये होना चाहिए। आप पाकिस्तान पर उंगली नहीं उठा सकते इस हवाले से। ये गेम कहीं और हो रही है, पाकिस्तान इस गेम से बाहर है, इस मंसूबे से बाहर है। पाकिस्तान अमन के लिए बात कर रहा है, तामीर के लिए बात कर रहा है, तरक्की के लिए बात कर रहा है, एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए बात कर रहा है। तो ये जो पीछे जो गेम चल रही है, ये साजिशी थ्योरी जो आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहते हैं इसको, ये सारी अपनी जगह पर चल रही हैं इंटरनेशनल मीडिया में मुख्तलिफ़ जगहों पर। इस पर कभी बात करेंगे तफसील के साथ जब हालात व वाक़यात वाज़ेह होंगे कि क्या एक बदला हुआ ईरान, एक रजीम चेंज के साथ ईरान सामने आया है या नहीं। स्टे ट्यून्ड, बड़े मज़ेदार तबसरे, बड़े मज़ेदार तज्ज़िये होंगे अभी आगे। बात अभी ख़त्म नहीं हुई, बात तो अभी शुरू हुई है और अभी चलती रहेगी।